नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस बुद्धिजीवी में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो इस वक्त सोर्स ऑफ पजलमेंट बना हुआ है बहुत सारे लोगों के लिए। दोस्तों, कोरोना का जो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट है ये तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो हमारी इकोनॉमी कोरोना के इंटरवेंशन से पहले ही इकोनॉमिक स्लोडाउन से गुजर रही थी। इसके साथ साथ रिसेशन की स्थिति हमारे देश में बनी हुई थी एंड द जीडीपी ग्रोथ रेट वॉज डिक्लाइनिंग। ऐसे में जो इकोनॉमिस्ट और इंस्टीट्यूशंस हैं ये आने वाले चैलेंजेस की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे मेजर चैलेंज होने क्या वाला है आफ्टर दिस कोरोना इफेक्ट, दैट वुड बी हाउ टू रिवाइव द इकोनॉमी। कैसे इकोनॉमी को, कैसे अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक पे लाया जाए। देखिए, अगर आपको इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाना है तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना होगा, यानी आपको एक्सचेंजेस बढ़ाने पड़ेंगे, लेन देन सारा बढ़ाना पड़ेगा। पर आप कुछ भी बेचेंगे तब या ट्रेड तब करेंगे व्हेन यू हैव द सरप्लस, और सरप्लस करने के लिए यू नीड टू प्रोड्यूस, यू नीड टू मैन्युफैक्चर, और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीज़ों के लिए वी नीड कैपिटल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखिए, कैपिटल आएगा कहाँ से? लोगों की तो सारी सेविंग्स खत्म हो रही है लॉकडाउन पीरियड में, स्पेशली द इनफॉर्मल सेक्टर जो हमारे यहाँ का है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल सेक्टर ओनली, द प्राइवेट जॉब थिंग। ओके, तो अब हम देखते हैं ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ कि गवर्नमेंट विल डू समथिंग। तो व्हाट विल गवर्नमेंट डू? तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सम इकोनॉमिक स्टिमुलस, कुछ ऐसे कैपिटल इन्फ्यूजन करेगी गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिससे वापस इकोनॉमी को सुचारू रूप से शुरू किया जा सके और ट्रेड को डोमेस्टिकली भी एंड इंटरनेशनली भी बढ़ावा दिया जा सके। ओके, तो ऐसे में लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि गवर्नमेंट पैसे लाएगी कहाँ से? यू आर ऑलरेडी सीइंग इकोनॉमी इज ऑलरेडी विटनेसिंग अ स्लो डाउन। पहले ही हमारे यहाँ बहुत इश्यूज हैं, उसके बाद अभी तो इकोनॉमिक स्लो डाउन और ज़्यादा हो गया है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं IMF जैसे, दे आर ऑल्सो प्रिडिक्टिंग कि आने वाले टाइम में ग्लोबली, नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबली काफ़ी सारी इकोनॉमीज़ को चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो अब हम बात करें गवर्नमेंट पैसे कहाँ से लाएगी। ऐसे में कुछ लोगों का ये कहना है कि गवर्नमेंट को तो चिंता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो कितने भी पैसे छाप सकती है। तो आज का हमारा ये वीडियो इसी बारे में है कि आखिर क्या गवर्नमेंट जितना चाहे उतने पैसों को प्रिंट कर सकती है। और सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे करेंसी प्रिंटिंग की। जब हम बात कर रहे हैं तो इस चीज़ के लिए अथॉरिटी है किसके पास, करेंसी इशू करता कौन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारी जो इशूइंग अथॉरिटी है हमारी करेंसी की, विद दैट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विच इज़ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम आप सबने सुना ही होगा। आगे बढ़ने से पहले हम RBI के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स भी कवर कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक उसका इस्टेब्लिशमेंट डेट। तो व्हेन वाज RBI इस्टेब्लिश्ड, कब इसकी स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल 1935 बाय RBI एक्ट ऑफ 1934। 1934 में RBI का एक्ट आया और उसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट किया गया। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है, व्हेन RBI वॉज इस्टेब्लिश्ड, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड एज अ प्राइवेट एंटिटी, एक प्राइवेट एंटिटी की तरह इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरी बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो भी हमारा RBI था, इसका रिकमेंडेशन, इसकी सिफारिश की किसने थी? तो ये नाम आपको याद रखना है, हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिशों से हमारे RBI का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। देन जो इसका हेडक्वार्टर था ये पहले कलकत्ता में था, जिसको बाद में मुंबई या बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया, उस टाइम पर बॉम्बे। और वो शिफ्ट कब किया गया? 1937 में, आज की डेट का हमारा मुंबई। ओके, देन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक प्राइवेट एंटिटी की तरह इसकी शुरुआत हुई थी, फिर इसका नेशनलाइजेशन किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, एंड दिस डेट इज सो मच इम्पॉर्टेंट, 1 जनवरी 1949। ओके, देन वी ऑल नो कि RBI इज हेडेड बाय अ गवर्नर। तो यहाँ से हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि जब गवर्नर से इसको हेड किया जाता है, अध्यक्षता गवर्नर की होती है, तो फर्स्ट गवर्नर आखिर रहा कौन होगा? देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जो RBI है हमारा, ये इस्टेब्लिश हुआ था आपके 1935 में। क्या इस वक्त हम इंडिपेंडेंट थे? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। हमारी इंडिपेंडेंस 1947 में आई। तो जाहिर सी बात है जो इसके फर्स्ट गवर्नर रहे होंगे ये एक ब्रिटिशर रहे होंगे। तो ही वॉज ऑसबर्न स्मिथ, प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट। देन हम बात करें फर्स्ट इंडियन गवर्नर की, तो ही वॉज CD देशमुख, एंड प्रेजेंट गवर्नर तो आप सबको पता ही है, शक्तिकांत दास, 25th इनका सीरियल नंबर चल रहा है। ओके, RBI आपकी करेंसीज इशू करता है एक्सेप्ट द 1 रुपी करेंसी, ये आपकी इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमें एक झलक में जल्दी से RBI के मेजर फंक्शंस भी देख लेते हैं। इट इज़ एन इशूइंग एजेंसी, हम सबको पता है, और ये क्या इशू करती है? हमारी करेंसी। देन इट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। यहाँ पर बात आती है इन्फ्लेशन होता क्या है, तो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है आगे। देन रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम, आपको पता ही है जो बैंक से सारे RBI के साथ रजिस्टर होते हैं, तो ऑब्वियसली RBI रेगुलेट्स देम। देन इट इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये बैंकों की भी मदद करता है, गवर्नमेंट को भी अपना सरप्लस देता है, तो इट इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। उसके बाद जितनी भी हमारी इकोनॉमी में क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, इसको फॉर्मुलेट करने का काम भी RBI का ही है।
बेसिकली क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल इसने करना है तो जायज़ सी बात है उसके लिए पॉलिसी भी इन्होंने ही बनानी है, ठीक है। देन इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स होते हैं हमारी कंट्री के, उसका कस्टोडियन भी आरबीआई है। कैसे, ये हम आगे देखेंगे, ओके। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, वाई कांट अनलिमिटेड मनी करेंसी, वाई कांट अनलिमिटेड करेंसी, क्यों हमारे अनलिमिटेड करेंसी पब्लिश नहीं हो सकती। तो इसका सबसे बेसिक आंसर है इट इज़ ड्यू टू इन्फ्लेशन, ओके। अब यहाँ पर बात आती है इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन को हिंदी में हम कहते हैं मुद्रास्फीति, और सबसे आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो जिसे आप महंगाई कहते हैं वही आपका इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन होता क्या है दोस्तों, इफ़ देर इज़ परसिस्टेंट राइज इन प्राइसेस, यानी अगर कीमतें लगातार बढ़ती जाए, परसिस्टेंस का मतलब है लगातार, तभी हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन है। और जब कीमतें लगातार बढ़ती जाती हैं तो इट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। इसका क्या मतलब है, हम इस छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये एक टॉफ़ी है जो इस समय मिल नहीं रही है, लॉकडाउन के चलते काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, ओके। देन 10 रुपीज़ की हमारी ये चॉकलेट टॉफ़ी है व्हाट्सएवर, और आज की डेट में जो पहले 10 रुपये की मिला करती थी अब ये हो गई है 20 रुपये की, ओके। तो यहाँ तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि चीज़ में 10 रुपये का इंक्रीज़ हुआ है, चीज़ के प्राइस में, उस चॉकलेट के प्राइस में 10 रुपये का इंक्रीज़ हुआ है। तो हम कहते भी हैं कि पहले से तो कितनी महंगी हो गई, पहले 10 रुपये की आती थी अब 20 की आ रही है। पर आप यहाँ पर एक और बात समझिए, जब आप ऐसा कह रहे हैं कि कोई चीज़ 10 रुपये की आती थी और अब 20 रुपये की आती है, तब आप इस बात को भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि पहले के 10 रुपये आज के 20 रुपये के बराबर है। यानी हमारी जो करेंसी है इसकी जो पावर है लगातार घटती जा रही है। सेम उसी चॉकलेट को ख़रीदने के लिए जहाँ मैं पहले 10 रुपये दिया करती थी, अब उसी चॉकलेट को ख़रीदने के लिए मुझे 20 रुपये देने पड़ते हैं। जिस तरह हमारे मदर्स लोगों को लगता है कि 100 रुपये बहुत होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि 100 रुपये कुछ नहीं होता। पर अगर उनके ज़माने के हिसाब से आप कंपेयर करिएगा तो आपको समझ में आएगा, उनके टाइम पे 100 रुपये में बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती थी। आज हमको उतनी चीज़ें खरीदने के लिए लगभग 500-1000 रुपये देने पड़ते हैं। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। देखिए, अगर आप मान लीजिए, अब हमें इस चीज़ को इस रेफरेंस में समझना है कि करेंसी क्यों नहीं पब्लिश की जा सकती है इन्फ्लेशन के कारण। आप मान लीजिए आपकी इकोनॉमी में पूरे साल में 1000 गुड्स ही बनते हैं, ठीक है, 1000 यूनिट्स ऑफ गुड्स आपके यहाँ प्रोड्यूस होते हैं सब कुछ मिला के, और आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है ये है 10,000 रुपीज़ का। गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने मिलके मार्केट में 10,000 रुपये छोड़े हुए हैं, और मार्केट में टोटल गुड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं ओनली 1000 यूनिट्स, याद रखिएगा। तो यानी कि हर एक यूनिट की एवरेज प्राइस क्या हुई, हम इसे डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली, तो ये हो जाती है 10 रुपीज़। हर एक चीज़ हो गई आपकी 10 रुपीज़ की। अब आप देखिए, अगर गवर्नमेंट और नोटों को छापकर मनी सप्लाई को बढ़ा दे, पहले मार्केट में टोटल मनी सप्लाई 10,000 था, अब गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया है 10,000 और, तो जो टोटल मनी सप्लाई है वो कितना हो गया है आपका 20,000 रुपये। टोटल मनी सप्लाई इज 20,000 रुपीज़। अब देखिए, जो एवरेज प्राइस है ये 20 रुपये हो गया है। तो आप ये देखिए, चीज़ों में कोई नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। यानी लोगों को कोई किसी तरीके की नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। पहले भी 1000 चीज़ें प्रोड्यूस होती थी, अब भी 1000 थिंग्स प्रोड्यूस हो रही हैं। पहले जितना लेबर लगता था, जाहिर सी बात है अभी भी उतना ही लगता है। तो पीपल आर नॉट गेटिंग बेटर ऑफ, लोगों को कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन आप देखिए, पैसों की वैल्यू कम होती जा रही है। जहाँ हर चीज़ पहले 10 रुपये की थी, अब वो 20 रुपये की हो गई, तो ये महंगाई बढ़ गई साफ साफ। 10 रुपये एवरेज प्राइस की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। और वहीं आप देखिए, जब ये बराबर हो गए, तो अभी हमने पिछले स्लाइड में समझा 10 रुपये की कीमत कितनी हो गई, 20 रुपये के बराबर। तो ज़्यादा करेंसी छापने से आपके यहाँ इन्फ्लेशन ऐसे बढ़ता जाता है, क्योंकि आप कुछ नया प्रोडक्शन नहीं कर रहे, आप सिर्फ मनी सप्लाई को बढ़ाते जा रहे हैं। अगर देखिए, मनी सप्लाई को आप अनलिमिटेडली बढ़ाते जाएंगे तो लोगों के पास पैसे बहुत सारे हो जाएंगे और चीज़ें बहुत कम बचेंगी। और जब ऐसा होगा तब क्या होगा, ऑब्वियसली जो आपकी करेंसी है इसकी कीमत घटती जाएगी। जैसा सेम वेनेजुएला में हुआ था, वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी, आपने शायद न्यूज़ में पढ़ा भी होगा कि ब्रेड भी इतने महंगे हो गए थे, 10,000 रुपये लगभग ऐसे। तो बेसिक कमोडिटीज़ की कीमतें भी बढ़ती जाएंगी, पर लोग, इन पैसे, जो लोगों के पास पैसे बढ़ रहे हैं, इनकी एक्चुअली कोई कीमत नहीं होगी, ठीक है। तो एवरीथिंग बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, हर चीज़ बहुत महंगी होती जा रही है, और जब महंगाई बढ़ती जाती है तो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, इसे हम कहते हैं हमारा इन्फ्लेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं अनदर रीज़न जो है अनलिमिटेड करेंसी पब्लिश ना कर पाने का, वो है आपका मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का क्या मतलब होता है, देखिए, अगर मेरे पास एक ये हार है, मान लेते हैं सोने का एक हार है, और मैं जाती हूँ सुनार के पास, यू ऑल नो, सुनार के पास मैं जाती हूँ और इस हार को मैं गिरवी रख देती हूँ।
कि आप इस हार को रख लीजिए और याद रखिए मैं इसके बदले पैसे नहीं लेती हूँ, एक रिसिप्ट लेकर वापस आ जाती हूँ जिस रिसिप्ट पर लिखा हुआ है कि XYZ का ऐसा वैसा हार मेरे पास रखा हुआ है और इस हार की कीमत मैं मान लेती हूँ 10,000 रुपीज़ है। ओके, अब इस रिसिप्ट को लेकर मैं आपके पास आती हूँ कि मुझे 10,000 रुपीज़ लेंड कर दीजिए। क्या आप लेंड करेंगे? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने आपको पैसे नहीं भी लौटाए तो ये रिसिप्ट आप जाके सुनार को दिखा सकते हैं और आप उससे 10,000 रुपीज़ को ले सकते हैं, क्योंकि इस रिसिप्ट में लिखा हुआ था मैंने सिर्फ हार को गिरवी रखा हुआ है, मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिए। ठीक है, सेम यही सिस्टम वर्क करता है आपकी करेंसी के पीछे। आपकी जो करेंसी है वो भी एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन उसकी कीमत क्यों है? क्योंकि उसके पीछे रखा हुआ है एक मिनिमम रिजर्व। ओके, ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है ये 1956 से RBI फॉलो करता आ रहा है और इसके चलते RBI को 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व रखना होता है। ये जो 200 करोड़ रुपए हैं ये इसमें से 115 करोड़ का गोल्ड होता है और बाकी 85 करोड़ की फॉरेन करेंसीज होती है। इसलिए आपकी करेंसी के उस कागज़ के टुकड़े की कीमत है क्योंकि उसके पीछे वाकई कोई सामान रखा हुआ है, जैसे इस रिसिप्ट के पीछे ये हार रखा हुआ था, सेम यही कॉन्सेप्ट है। तो आप याद रखिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम हमारा जितना है हमको करेंसी भी उसी के अकॉर्डिंग पब्लिश करनी होगी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग फॉरवर्ड, देन कम्स द जीडीपी वाला चैप्टर मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वापस जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो जीडीपी हमने पहले समझ लिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके चलते देखिए जीडीपी इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ मनी इन सर्कुलेशन सिंस ईच यूनिट ऑफ करेंसी कैन सब्सिक्वेंटली बी ट्रेडेड फॉर मोर वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी ज़्यादा आपकी जीडीपी बढ़ती जाएगी जायज़ सी बात है आपके यहाँ पर प्रोडक्शन भी उतना बढ़ता जाएगा। जब प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा और नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा होंगे, ऐसे में अगर महंगाई बढ़ती है तो हमको इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आप सोचिए अगर जीडीपी ना बढ़े, ठीक है, जैसे सेम था जीडीपी है क्या आखिर, टोटल आउटपुट हमारा 1 ईयर में हमने पहले पढ़ा हुआ है, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको समझाया है, सिर्फ 1000 प्रोडक्ट्स ही रहे, जीडीपी बढ़े ही ना, लेकिन आप मनी सप्लाई बढ़ाते जाओगे तो ऐसे में इन्फ्लेशन बहुत ड्रास्टिकली बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसी सिचुएशन आएगी जब हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में हो चुका होगा। ठीक है, तो आप याद रखिए, लेकिन अगर जीडीपी बढ़ता जाता है तो हर चीज़ की, जैसे अगर आप मनी सप्लाई भी बढ़ाते जाते हैं तो इसकी भी वैल्यू होती है और ये प्रेजेंटली हमारे इंडिया की सिचुएशन है। जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम मनी की सप्लाई को बढ़ाती है और इसलिए हमारे यहाँ एक बैलेंस तरीके से इन्फ्लेशन चल रहा है। अगर प्रोडक्ट्स ना बढ़ें, 1000 ही रहें, जीडीपी हमारा ना बढ़े और मनी सप्लाई बढ़ता जाएगा तो क्या होगा ये हम पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट उतना ही अमाउंट मार्केट में इंश्योर करवाती है RBI के थ्रू जितनी उसकी जीडीपी है, क्योंकि अगर जीडीपी से ज़्यादा हमारा मार्केट मनी सप्लाई हो जाएगा तो इट विल लीड टू इन्फ्लेशन एंड इन नियर फ्यूचर इट माइट लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन एज वेल। तो जीडीपी के बराबर ही मनी सप्लाई होना चाहिए, तब तो पैसों की कीमत है। ओके, यानी जितने प्रोडक्ट्स हैं उतने प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए उतने ही पैसे हैं या उससे थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं, ताकि डिमांड सप्लाई का जो हमारा रिलेशनशिप है ये ऑलमोस्ट स्टेबल बना रहे। देन एक और इसके पीछे रीज़न है अनलिमिटेड करेंसी ना हो पाने का मार्केट में, इट इज़ द सॉइल्ड एंड म्यूटिलेटेड नोट्स। सॉइल्ड नोट्स क्या होते हैं, देखिए जो आपके पुराने नोट्स हो जाते हैं, बहुत डर्टी हो जाते हैं, येलोइश हो जाते हैं, उन्हें हम सॉइल्ड नोट्स कहते हैं। एंड म्यूटिलेटेड नोट्स मतलब जो नोट्स फट जाते हैं, उनके 2 टुकड़े हो जाते हैं इस तरीके के। तो टाइम टू टाइम RBI इन नोटों को विड्रॉ करती रहती है इकोनॉमी से और इनकी जगह पर दूसरी नई करेंसी को इन्फ्यूज़ करती रहती है, ऐसे भी एक बैलेंस बना रहता है। अगर आप सोचिए पुरानी करेंसी को कभी विड्रॉ ना किया जाए और नई करेंसी पब्लिश कर दी जाए तो ऐसा हो सकता है कि अनलिमिटेड करेंसी हो जाए। जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो 1 रुपये का नोट जो है, पहले 1 रुपये 2 रुपीज़ का भी नोट आया करता था, इनफैक्ट 5 रुपीज़ का नोट भी आज की डेट में बहुत कॉमन नहीं है, कॉइन्स आर मोर कॉमन, सेम वही थिंग है। तो टाइम टू टाइम RBI विड्रॉ करती जाती है करेंसी को और नई करेंसी को नए फॉर्म में इन्फ्यूज़ करती जाती है। इससे क्या होता है कि अनलिमिटेड सप्लाई कभी हो नहीं पाती और दोनों तरफ से बैलेंस बना होता है। और ये जो पुराने नोट होते हैं इनको ऑब्वियसली जला दिया जाता है बाद में और नई अकॉर्डिंग टू विद द एडवाइस एंड ऑब्वियसली एड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारी डिस्कशन वगैरह करने के बाद RBI फिर नई डिनोमिनेशंस को पब्लिश करता है। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू कि क्यों हमारी इकोनॉमी में कभी भी अनलिमिटेड करेंसी नहीं हो सकती है और अगर अनलिमिटेड करेंसी होगी तो क्या होगा, इट विल लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो एंड लिसनिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। हैव अ गुड डे।